Hello viewers, welcome to Challenger classes. Myself Shashank Bhatt and I am your chemistry educator. तो बच्चों हम लोग केमिकल काइनेटिक्स की सीरीज पढ़ रहे थे और उसमें 6 लेक्चर कवर कर चुके हैं और आज ये लास्ट लेक्चर होगा अगर हम अपना गोल अचीव करने के लिए तैयार हैं तो ठीक। तो हम क्या पढ़ चुके थे, हमने लास्ट क्लास में देखा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो उसी में आर्रीनियस इक्वेशन आया था। तो इसको आज फर्दर और आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, तैयार हो, पेन कॉपी लेके तैयार हो जाओ। ठीक है, लास्ट लेक्चर फिजिकल केमिस्ट्री का, न्यूमेरिकल से छुटकारा मिल जाएगा, है ना। तो प्रैक्टिस करते रहना है और बाकी गोल को तो टारगेट करना ही करना है। अपने आज के गोल को टारगेट करने का मतलब फोकस करना है, इधर उधर फोकस नहीं रखना है। ठीक है, फुटबॉल मैच में देखते हो, मतलब खेलते हो जब, तो सामने किक मिलती भी है मारने के लिए उसमें, तो इधर उधर बॉल चला जाता है गोल पोस्ट में जाने की बजाय। तो वो तो इतना कंसंट्रेट करते हो तब ऐसा होता है। तो पढ़ाई के लिए तो कितना कंसंट्रेट करना है तुम्हें पता ही है ना। एक कोटेशन भी है, शूट फॉर द मून इवन इफ द पर्सन मिसेस ही वुड लैंड अमंग द स्टार्स। मतलब आप मून की को फोकस करोगे तो उसके आसपास जो स्टार्स हैं वहां जाके कहीं पहुंच पाओगे। टारगेट बड़ा रखना है, अचीव कर सकते हैं हम, है ना, एफर्ट्स के साथ। चलो, तो आज का गोल हमारा यही है, आर्रीनियस थ्योरी। उसके बाद कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है रिएक्शन रेट पे, देन कोलिजन थ्योरी जो बताती है रिएक्शंस कैसे होती हैं। ठीक है, तो आज का स्टार्ट करते हैं हम सेशन और बिना कुछ देर करे चलो आगे बढ़ें। आगे बढ़ जाते हैं और शुरू करते हैं। ये तो मतलब शुरू क्या करते हैं, लास्ट क्लास में हमने पढ़ ही लिया था क्या होता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, है ना। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था क्वेश्चन है किसी पे, फिर हमने टेम्परेचर का इफेक्ट देखा था, देन हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखा था। आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ से शुरू करने के लिए आर्रीनियस इक्वेशन की जरूरत है, जो मैंने आपको बताई थी लास्ट सेशन में। क्या, फ्रॉम आर्रीनियस इक्वेशन। आर्रीनियस इक्वेशन क्या है, आर्रीनियस इक्वेशन होती थी आपके सामने के रेट कांस्टेंट होता था ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ए क्या होता था यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोल सकते हो, या आर्रीनियस फैक्टर। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे आप नेचुरल लॉग ले लो बोथ साइड्स, है ना। टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। मैं कह रहा हूँ भाई दोनों तरफ आप लॉग ले लो। तो लॉग लेने से क्या होगा, ये तो बन जाएगा एल एन के, है ना। एल एन मतलब नेचुरल लॉग, लॉग बेस ही, और यहाँ पूरे टर्म का लॉग हो जाएगा। तो ये दो डिफरेंट टर्म है, ए एक अलग टर्म है और एक्सपोनेंशियल एक अलग टर्म है। तो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती थी कि एक्स वाई लिखा होता था, तो आप उसको एल एन एक्स प्लस एल एन वाई लिख सकते थे। तो यही प्रॉपर्टी अगर मैं यहाँ पे यूज करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, देखो, ये एल एन ए में स्प्लिट हो जाएगा और ये दूसरा टर्म एल एन ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी में। अब लॉग की एक और प्रॉपर्टी होती थी कि इसकी कुछ पावर होती थी, है ना, ये आगे आ जाएगा तो ये हो जाता था, पावर वाली टर्म आगे आ जाती थी, तो ये आगे आ जाएगा। तो ये क्या होगा, एल एन के, ये हो जाएगा एल एन ए माइनस ई ए बाय आर टी एल एन ई। जिस तरीके से लॉग बेस 10 की वैल्यू 1 होती थी, उसी तरीके से लॉग बेस ई की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। तो लॉग बेस ई बोल दो या नेचुरल लॉग बोल दो, बात एक ही है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग बेस के मतलब लॉग के, और ये माइनस वाली टर्म अगर आगे ले आओगे तो ई ए बाई आर टी प्लस एल एन ए। अब इस इक्वेशन को जरा आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करो और जो ग्राफ बनाना है उसके हिसाब से कोऑर्डिनेट बताओ जरा मुझे, बताओ एक्स एक्सिस क्या होगी इस ग्राफ के हिसाब से, वाई एक्सिस क्या होगी। देखो, एल एन के ग्राफ बनाना है तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस होगा हमारा। ठीक है, नहीं वाई, सॉरी, वाई के करस्पॉन्डिंग ये क्या होगा, ये वाई होगा। और ये हमें बनाना है 1/t में, तो इसको 1 मान लो, 1 नहीं भी है तो मान सकते हो। तो ये क्या, एक्स एक्सिस। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास इंटरसेप्ट, और ये क्या हो जाएगा, स्लोप, है ना। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, स्लोप, क्योंकि इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से जब आपने कंपेयर किया तो आपका ग्राफ कैसा बन रहा है, देखो जरा। ग्राफ में आपको क्या क्या चाहिए, इधर एल एन के, है ना, और यहाँ पे
1/t। ये x एक्सिस है आपके सामने, ये y एक्सिस है। चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो y एक्सिस मिल गई, x एक्सिस मिल गई, स्लोप कैसा है, नेगेटिव, तो ग्राफ नीचे की तरफ को बढ़ रहा होगा, है ना। ग्राफ कैसे आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा, जिसमें कि आपको पता है जहाँ पे वाई एक्सिस पे कट करता है वही इंटरसेप्ट होता है। तो इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट है एल एन ए। और स्लोप क्या है, स्लोप वो है जो एक्स कोऑर्डिनेट के अलावा है, यानी कि माइनस ई ए बाय आर। आई बात समझ में, कैसा ग्राफ आएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर आप log बेस 10 में बदलते हो तो देखो क्या होगा। log बेस 10 का मतलब क्या है, नेचुरल लॉग जो होता है log बेस ही उसमें 2.30 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2.303 से, तो ये क्या आ जाएगा 2.303 log बेस 10 के, और ये क्या आ जाएगा, इसमें तो log का टर्म है ही नहीं, तो ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। फिर इसमें है log का टर्म, तो इसको लिख लो 2.303 log बेस 10 ए। अब आपको ग्राफ तो केवल log के का प्लॉट करना है, तो 2.303 एक्स्ट्रा है, तो इसको क्या करोगे, इसको आप हटाओगे यहाँ से, तो आप 2.303 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन में, तो ये क्या हो जाएगा log बेस 10 के। अब यहाँ तो कुछ है नहीं न्यूमरेटर में वैसा, तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्योंकि आप डिवाइड कर रहे हो, यहाँ पे है तो कैंसिल हो जाएगा। तो log बेस 10 के टर्म्स में हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, आगे भी यूज होगी, तो इसको ध्यान रखना। इसके हिसाब से क्या होगा, बस ग्राफ की कोऑर्डिनेट्स बदल जाएंगी। देखो ग्राफ का नेचर तो वही रहेगा। क्या प्लॉट करना है इस बार हम प्लॉट कर रहे हैं log बेस 10 के और क्या 1/t। कोऑर्डिनेट्स थोड़े से बदले, ठीक है। ग्राफ कैसा आएगा देख लो, ग्राफ कैसा आएगा, वही नेगेटिव स्लोप वाला, बस आपके सामने क्या बदल जाएगा, देखो इस बार स्लोप बदल जाएगा, है ना। स्लोप क्या हो जाएगा आपके सामने, माइनस ई ए 2.303 आर, है ना। और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, log बेस 10 ए। तो देखो ये ग्राफ कितना यूजफुल है। आप रेट कांस्टेंट की वैल्यू बता दो, मतलब निकाल लो दो चार आप टेम्परेचर, मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे आप रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकाल लो, और फिर ग्राफ प्लॉट करो, तो ग्राफ का जो स्लोप होगा वहां से आपको एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी। तो ये समझ में आया कॉन्सेप्ट, नोट कर लो इसे। फिर इसको आगे फर्दर इससे भी हम इक्वेशन निकालेंगे जो कि न्यूमेरिकल्स में यूज होगी, ठीक है। चलो चलें आगे, नोट कर लो, रब करता हूँ मैं, पॉज करके नोट करो, ठीक है। रब होने वाला है, ये हो गया, ठीक। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ वो इक्वेशन याद करो लास्ट वाली, क्या थी जो लास्ट में आई थी अभी पिछले स्लाइड में, वो थी सर log बेस 10 के बराबर था माइनस ई ए अपॉन में 2.303 आर टी। टी यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर, है ना, यही तो आई थी। और क्या आया था, और आया था प्लस में क्या आया था, प्लस log बेस 10 और ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अब मैं बोलूंगा इस इक्वेशन को आप दो अलग अलग टेम्परेचर के लिए लिखो, तो जब आप टेम्परेचर अलग करोगे तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन अलग हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन अलग हो जाएगा तो रेट कांस्टेंट अलग हो जाएगा, ठीक। एक्सपीरेशन एनर्जी सेम रहेगी, ठीक है, और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी सेम रहेगा। तो अगर मैं लिखूं इसको किस पे, T1 टेम्परेचर पे, तो मैं रेट कांस्टेंट K1 मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 2.303 आर T1। क्या इसमें कोई चेंज आएगा, नहीं, क्योंकि ये तो खुद भी एक कांस्टेंट है। फिर ऐसे ही आप दूसरे टेम्परेचर के लिए लिख लो, log बेस 10, दूसरे टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट भी दूसरा होगा K2। क्या ये पे चेंज आएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी एक रिएक्शन की तो एक ही होगी ना, चाहे आप उसे किसी भी टेम्परेचर पे कर लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके सामने। अब मैं बोल रहा हूं इसको आप इक्वेशन 1 मानो और इसको इक्वेशन 2 मानो, और करो क्या, आप इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दो। तो जब आप ये करोगे तो LHS के साथ सॉल्व होगी, RHS के साथ सॉल्व होगी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा log बेस 10 K2 माइनस log बेस 10 K1, आ जाएगा कि नहीं, इसमें से ये माइनस कर रहे हैं,
ये माइनस करेंगे, देखते हैं, लेकिन इसे माइनस करोगे ये तो प्लस का है, ये माइनस करोगे माइनस का हो जाएगा तो कैंसिल, ये वाली टर्म कैंसिल हो गई। अब ये बचा है तो पहले ये लिखेंगे क्योंकि इसमें से माइनस कर रहे हैं, फिर वो वाला लिखेंगे ऊपर वाला, उसको माइनस कर रहे हैं, उसका साइन क्या रहेगा, ये तो ऑलरेडी माइनस का था लेकिन उसको माइनस कर रहे हैं तो एक माइनस माइनस करने वाला, एक माइनस इसका खुद का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस ये अपॉन में 2.303 RT1 आया, ये नहीं आया बताओ, देख लो। ठीक है, अब इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा। लॉग में जैसे आप क्या करते थे, आप log एक्स वाई को कैसे लिख लेते थे, log x प्लस log y करके, तो log x अपॉन वाई को कैसे लिख सकते हैं, log x अपॉन वाई को log x माइनस log y करके लिख सकते हैं। तो यही वाली प्रॉपर्टी मैं यूज करूंगा, ठीक है, यही वाली प्रॉपर्टी मैं यूज करूंगा, तो क्या हो जाएगा रिजल्ट देखो, ये क्या है, log x log y की तरह कंसीडर करोगे तो ये आ जाएगा आपके सामने log बेस 10 k2 अपॉन में k1। ठीक, क्या लग गया हो, ये नहीं लगाना था, चलो ठीक। उसके बाद ये पॉजिटिव टर्म पहले लिख लो यार, अच्छा लगेगा, है ना, ई ए अपॉन में 2.303 आर T1 माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T2। तो बताओ कुछ कॉमन आ रहा है RHS में, हाँ सर आ रहा है, बताओ फिर, देखे ही जा रहे हो, छाप रहे हो, बता नहीं रहे हो, देखो क्या आ रहा है वहां पे, ई ए कॉमन आ रहा है और सर 2.303 आर आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, 1/T1 माइनस T2 बचेगा, बचेगा सर, बस यही इक्वेशन थी। देखो दो अलग रेट कांस्टेंट, दो अलग टेम्परेचर, तो जैसे ही आप रिएक्शन को दो अलग टेम्परेचर पे स्टडी करोगे तो आपके सामने दो अलग क्या आ जाएंगे, रेट कांस्टेंट, और वहीं से आप क्या निकाल लोगे फिर, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये फॉर्मूला देख लो कितना इंपॉर्टेंट है, इसको कुछ हेडिंग देनी है तो ये हेडिंग ये दे सकते हो कि रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, है ना, वही बात तो है, एंड कैलकुलेशन ऑफ, और यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला भी मिल गया। ठीक है, देख लो इस डेरिवेशन को, एक वहां से स्टार्ट किया था आर्हीनियस इक्वेशन से, वहां ये लाए थे, फिर इससे आगे वर्क किया था, छाप लो, फिर रब कर रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लो। अब इस पे हम क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास ये है कि रेट कांस्टेंट जो है एक रिएक्शन का वो डबल हो गया, कब, जब आपने 10 केल्विन से टेम्परेचर इंक्रीज किया। तो ये कोई नई बात तो नहीं है, पहले बताया हमें कि सर अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस से या 10 केल्विन से टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन का रेट डबल हो जाता है, ये बात ठीक है। फिर कहाँ से बढ़ाया है, 295 केल्विन से, ठीक है, तो आपको इनिशियल टेम्परेचर मिल गया, 10 केल्विन ऐड कर दोगे बाद वाला मिल जाएगा, यानी कि दो टेम्परेचर मिल गए। अब इन्हीं दो टेम्परेचर पे आपको रेट कांस्टेंट चाहिए, वो वैल्यू नहीं दी है, कोई बात नहीं, पहले वाले को के मान लो, रेट कांस्टेंट को के से डिनोट करते हो, के मान लो, डबल कर दोगे तो 2k हो जाएगा बस। तो क्या हो गया, T1 आपको क्या मिल गया, टी, वो टी नहीं, T1 आपको क्या मिला है यहाँ से देखो, T1 आपको 295 केल्विन मिला है, तो यहाँ से K1 क्या मिल गया, K, फिर T2 क्या मिला है आपको 10 बढ़ा के, यानी कि 305 केल्विन, तो आपको K2 क्या मिल जाएगा, K मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपके पास रेट कांस्टेंट डबल हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये 2k हो जाएगा। अब वो लास्ट में जो इक्वेशन डेराइव करी थी जरा वो बताना जल्दी से, log बेस 10 k2 अपॉन k1, पेज मत पलटना, कसम है तुम्हें, ठीक है, देख के बताना है। तो EA अपॉन में 2.303 R और 1/T1 माइनस T2, बताओ, बोलो हाँ कि ना, ये आई इक्वेशन की नहीं आई, यही आई थी भाई, मुझे याद है। तो बस अब वैल्यू लगा दो, K2 की वैल्यू क्या है, K2 की वैल्यू 2k है, K1 की वैल्यू क्या है, k है, एक्टिवेशन एनर्जी तो निकालनी ही है, 2.303 R क्या है, 8.314, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी जूल
केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, यूनिट लिख लेना, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टेम्परेचर्स को हमें वो करना है, तो 1/T1 कितना है 295 और फिर 305। टेम्परेचर नीचे है तो केल्विन भी नीचे ही आ जाएगा। तो देखो यहाँ से केल्विन इनवर्स से केल्विन कैंसिल हो जाएगा, तो जूल मोल इनवर्स बचेगा आपके पास। अब ईए को यहीं छोड़ो, बाकी सब उधर ले जाओ। देखो यहाँ से जब और आगे सॉल्व करोगे, के से के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा log बेस 10 2, और log 2 की वैल्यू तुम्हें पता है। और यहाँ क्या बचेगा, ईए अपॉन 2.303 8.314, है ना, जूल मोल इनवर्स। और उधर क्या बच रहा है, उधर आप एलसीएम ले लोगे 295 इंटू 305, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 305 माइनस 295। ठीक है, सॉल्व कर लोगे, आगे कर लो। देखो सॉल्व करोगे तो log 2 की वैल्यू क्या 0.3010, यहाँ से इन्हें ऊपर ले जाना किसका आके मल्टीप्लाई में। और दूसरी चीज क्या है आपके सामने 8.314, और इन्हें भी ऊपर ले जाओ 295 को और किसे, इसे 305, और इक्वल टू किसके लिख दोगे एक्टिवेशन एनर्जी के। और 305 माइनस 295 क्या होगा 10, तो वो 10 नीचे आ जाएगा। अब इसको बस आपको सॉल्व करना है, यही तो सर सबसे खतरनाक काम है। करो जरा, कैलकुलेटर लाऊं क्या, लाना ही पड़ेगा। चलो तुम लोग करो। कहा सर कैलकुलेटर के नाम पे फोन निकाल रहा है, बहुत बढ़िया। देखो क्या मल्टीप्लाई करना है, 0.3010 इंटू 2.303 इंटू 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 3.14 और 295 और 305, और भी कुछ है, बारात जोड़ दो सर। 518 और क्या आ रहा है 551.99 समथिंग आ रहा है अपॉन में 10। तो ये क्या आएगा यूनिट, जूल पर मोल था, ऊपर चला गया तो यूनिट आ गई जूल पर मोल। इसको और आगे सॉल्व करोगे तो 10 से एक प्लेस डेसिमल लेफ्ट में खिसक जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 19 जूल पर मोल। लेकिन यार इतनी बड़ी क्वांटिटी लिखने से अच्छा है इसको किलो में बदल दो, तो 3 प्लेस और इधर आ जाएगा 51.85 किलो जूल पर मोल। दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। बताओ, क्वेश्चन पल्ले पड़ा नहीं, कुछ नहीं, दो अलग टेम्परेचर, दो अलग रेट कांस्टेंट, वही अपनी इक्वेशन, वहां से एक्टिवेशन एनर्जी आ गई। छाप लो जल्दी से, छापो। अभी यही सब मैंने पढ़ा दिया था आधे घंटे, फिर मैंने देखा क्या कि माइक का तार तो लगा ही नहीं है लैपटॉप में, हालांकि आवाज़ सही आ रही थी, लेकिन फिर मैंने डिलीट कर दिया वीडियो। दोबारा रिकॉर्ड हो रहा है, कोई बात नहीं, चलो बढ़े आगे। पॉज करके नोट करो। चलो, और कोई क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, द डी का सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक आपकी एनसीईआरटी के, और कहीं से नहीं उठाता हूँ मैं क्वेश्चन। एग्जामिनर बोर्ड का भी वहीं से उठाता है, जेई मेंस का भी और नीट का भी, ठीक है। एडवांस में थोड़ा सा मतलब IQ चेक होता है, कॉन्सेप्ट तो यही रहेंगे ना। देखो डिकम्पोजिशन ऑफ ए इंटू प्रोडक्ट हैज वैल्यूज ऑफ के क्या होता है रेट कांस्टेंट एज, एक रेट कांस्टेंट ये दे दिया एक टेम्परेचर पे, ठीक है, और एक्टिवेशन एनर्जी ये दे दी। फिर वो बोल रहे हैं किस टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट ये वाला होगा आपका, तो इस बार एक्टिवेशन एनर्जी ना दे के रेट कांस्टेंट पूछ लिया। बहुत बढ़िया बेटा, देखो एक रेट कांस्टेंट ये दिया है आपको, किस टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे, देखो 4.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, और ये टेम्परेचर क्या है 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब आपका 283 केल्विन। 273 में 10 ऐड कर देते हैं ना। और एक्टिवेशन एनर्जी भी दे रखी है आपको, कितनी एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है 60 किलो जूल पर मोल, दे रखी है कि नहीं दे रखी है। फिर वो पूछ रहे हैं किस टेम्परेचर पे क्या रेट कांस्टेंट हमारा ये हो जाता है 1.5 इंटू 10⁴ सेकेंड इनवर्स। तो आपको इक्वेशन याद है यही वाली, लगा दो, शुरू हो जाओ। K2/K1, ये भी पता है इस बार, पहले नहीं पता था तो कैलकुलेट किया, R 1/T1 माइनस T2। बताओ कुछ
क्या अननोन है, T2 अननोन है, बाकी सब नोन है, लगा दो वैल्यू log बेस 10, K2 क्या है आपके सामने 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4, K1 क्या है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 3, है कि नहीं। इधर क्या है EA अपॉन में 2.303, R की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर है आपके सामने पहला वाला 283, दूसरा वाला सर पता नहीं तो 1/T2। एक्टिवेशन एनर्जी भी तो पता थी, उसकी यूनिट कौन लगाएगा, देखो मतलब वैल्यू, उसकी वैल्यू भी लगा दो, कितना है 60 किलो जूल है, हमें पता है हम जूल में यूज करते हैं, तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देना। चलो ठीक है, ऊपर यूनिट क्या होगी, ऊपर यूनिट हो जाएगी जूल पर मोल, नीचे क्या यूनिट हो जाएगी जूल, है ना, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और यहाँ यूनिट क्या हो जाएगी केल्विन, केल्विन से केल्विन इनवर्स कैंसिल, मोल से नहीं, केल्विन से केल्विन इनवर्स कैंसिल होगा क्या, जूल से जूल पर मोल तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, केल्विन कैंसिल नहीं होगा, केल्विन में तो आंसर ही आएगा। तो अभी देखते हैं क्या होगा, चलो यूनिट नहीं लिखता हूं अभी, देखो यूनिट नहीं लिखते, हट हट यहाँ से, चलो देखो हमें पता है यूनिट टेम्परेचर है तो केल्विन में आएगा, हमने इसको बदल दिया है। अब क्या बचता है ये सॉल्व करना, तो देखो ये 3 टाइम्स जाएगा इससे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा log बेस 10, और ये ऊपर जाएगा तो 10 में बदल जाएगा, यानी कि 10/3, वहां करोगे आप तो ये 60 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है, बाकी ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। मैथ हो रही है, केमिस्ट्री तो खत्म हो गई उसी में ही, फॉर्मूले में ही, बस आपको सॉल्व करना है पेशेंटली, पेशेंसली, हाँ पेशेंटली नहीं, पेशेंट तो मरीज हो जाता है। देखो तो यहाँ पे log बेस 10 पता है आपको 1 होता है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2 में स्प्लिट करके माइनस करके, और log 3 की वैल्यू भी पता है 4771 होती है, यहाँ आप इसको सॉल्व कर लेना 60 इंटू 10 टू द पावर 3 और 2.303 इंटू 8.314, और साथ में ये आ जाएगा 283 माइनस 1/2, ठीक है, यहाँ से वहां ले गया मैं। अब आपको पता है log 10 की वैल्यू 1 और इसकी 0.4779 होती है, सर एक बार देख लो आप, गलत सर मत बताओ, हाँ 4771 होती है, ठीक है, तो ये हो गया आपके सामने 60,000 ही कर दो, सॉल्व करने में इजी रहेगा, और ये आ गया 8.314, 1/283 माइनस 1/T2, बताओ कोई दिक्कत कैलकुलेशन में, कोई होनी नहीं चाहिए। फिर सर इधर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके सामने 0.52, इन्हें मल्टीप्लाई में ले आओ 2.303 8.314, इसे डिवाइड में ले आओ 60,000, वहाँ क्या बच रहा है, वहाँ बच रहा है सर 1/283 माइनस 1/T2, बच रहा है कि नहीं बच रहा है। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो मल्टीप्लाई करके 2.303 इंटू 8.314 ये आ गया, डिवाइडेड बाय 60,000, तो आंसर क्या आया आपके सामने, बहुत छोटी वैल्यू आ रही है ये तो 0.0018, है ना। यहाँ देखो जरा, इसको जब आप करोगे तो 1 डिवाइडेड बाय 283 क्या आएगा, ये आएगा 0.0035, ठीक है, ये ऐसा कुछ आएगा, माइनस 1/T2, तो 1/T2 को आप इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ, है ना, इसको मैं कहाँ ले जा रहा हूँ उधर, इधर उधर, इधर उधर मत करो सर, देखो 3 जीरो थे तो 3 जीरो लगाओ, ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे जब आप तो क्या आ जाएगा, ये 0.0018, तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा 1/T2, ये आ जाएगा 0.0037, हाँ इतना ही आएगा। अब हमें T2 चाहिए ना, तो T2 ऊपर कर लो, उसको नीचे ले आओ, 1 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 0.0037, तो ये कितना आ गया आपके सामने
270.27 केल्विन। कैलकुलेशन थी बस, है ना, अप्रोच तो यहीं पे खत्म हो गई थी, फॉर्मूला लगा के छाप लो, कैलकुलेशन ही करी हमने। 314 है वो, देख लेना आराम से, है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, छापो। फिर कॉन्सेप्ट पे आते हैं, बोर हो गए होगे ना कैलकुलेशन को देख के। क्या करें भाई, क्वेश्चन है, नहीं कराएंगे तब फिर कहोगे, गड़ियाओगे कि नहीं कराते हैं क्वेश्चन, थ्योरी पढ़ा जाते हैं। ठीक है, छाप छाप लिया, रब कर रहा हूँ, देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट जो लेना है ले लो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है कैटलिस्ट का। तो पहले मुझे ये बताओ कैटलिस्ट होता क्या है। कैटलिस्ट सर वो होता है जो रिएक्शन का रेट बढ़ा देता है। भाई बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, डिपेंड करता है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आप ये बोलो कि कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो रिएक्शन का रेट ऑल्टर करता है। अब ऑल्टर में दोनों बातें आ जाएंगी, इंक्रीज भी और डिक्रीज भी, है ना। तो कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो रिएक्शन का रेट क्या करता है, रिएक्शन के रेट को ऑल्टर करता है। तो ये बात आपको पता लग गई। अब कैटलिस्ट कैसे ऑल्टर करेगा रिएक्शन के रेट को, वो देखना है। तो ये रिएक्शन को एक दूसरा रास्ता दिखाता है, शॉर्टकट, कहता है यहाँ से चले जाओ, यहाँ से तुम जल्दी पहुंच जाओगे। तो देखते हैं वो रास्ता कौन सा होता है। देखो, उसके लिए आपको वो वाला प्लॉट बनाना पड़ेगा। कौन सा वाला, बताओ कौन सा वाला, एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट वाला। ठीक है, तो वो कर्व बना के दिखाता हूं मैं आपको पहले, फिर हम बात करेंगे आगे। वो कर्व क्या था, वो कर्व था, यार लाइन तो सीधी खींच नहीं रही है। चल, स्केल होता है इसमें, अब सीख नहीं पा रहे हैं हम, टाइम लग रहा है जरा। देखो वो कर्व कैसा आता था, यहाँ पे आप प्लॉट करते थे क्या, पोटेंशियल एनर्जी कर लो, है ना, एनर्जी कह लो, और ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करते थे आप, एक्स एक्सिस पे सर आप प्लॉट करते थे क्या, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। चलो, तो यहाँ से ग्राफ कैसा आता था, कुछ एनर्जी होती थी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की, कुछ प्रोडक्ट की। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को इस पाथ से होके जाना होता था, इसको क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, है ना। तो इस पाथ से होके जाना है उसे, तो देखो क्या रास्ता है उसका, ये वाला है। तो यहाँ से उसे जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक वाली एनर्जी को हम क्या बोलते थे, देखो यहाँ से यहाँ तक वाली एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते थे कि नहीं बोलते थे। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट टू फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी, ई से डिनोट कर दिया। ये क्या है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। और यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये नहीं बनेगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग शुरू नहीं होगा। तो ये कब था, जब आपका कैटलिस्ट नहीं था। अब मैंने कैटलिस्ट ऐड कर दिया इसमें, तब देखो क्या फर्क पड़ेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अब मैं कैटलिस्ट ऐड कर देता हूँ। देखो कैटलिस्ट ऐड करने से क्या फर्क पड़ेगा जब आप कैटलिस्ट ऐड कर दोगे तो ये शॉर्टकट बता देगा, इसे कहेगा तुम यहीं से चले जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये यहाँ से क्यों गया होगा, क्योंकि कैटलिस्ट ने कहा तो शॉर्टकट है। शॉर्टकट तो कैटलिस्ट कह रहा है, इसे तो पता है मुझे क्या करना होता है, मुझे एक्टिवेशन नाम की एनर्जी अटेन करनी होती है अगर मुझे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो अब हुआ क्या होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी ये हो गई होगी कि नहीं हो गई होगी, कब हुई, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो भाई गौर करो, कैटलिस्ट ने क्या किया, कैटलिस्ट ने एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। ये येलो वाला कर्व क्या है, मतलब येलो दिख रहा होगा, ऊपर वाला कर्व क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वाली पीक। और ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, नहीं ये वाली क्या है, जब कैटलिस्ट नहीं है, और ये वाली क्या है, जब कैटलिस्ट है। तो ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी है, जो ई वाली एक्टिवेशन एनर्जी है वो कौन सी है, वो है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, है ना। ई वाली एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, जो एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में चाहिए। और ई डैश वाली क्या है, ई डैश वाली है एक्टिवेशन एनर्जी
कहाँ पे, एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, है ना। तो कौन सी वाली कम है बताओ, ये डैश वाली कम है ना। तो रिएक्टेंट को कहाँ पे ज्यादा फायदा है, जहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए। अब वो कम एनर्जी अटेन करके प्रोडक्ट बना सकता है, तो वही बात है। तो क्या किया कैटलिस्ट ने एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी और एक नया रास्ता दिखा दिया, किसे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को, तो रेट बढ़ा देगा। तो इसी बात को मैं आपको नोट करा देता हूँ, नोट कर लो मेरे साथ साथ, सही है, कर लोगे, करो जरा। देखो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट प्रोवाइड्स ऑल्टरनेट पाथवे, किसके लिए, फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है ना। कैसे बताता है, बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। तो कैटलिस्ट कैसे इफेक्ट करेगा रिएक्शन के रेट को, अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो वो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा, कैसे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को कहेगा मैं तुम्हें दूसरा शॉर्टकट रास्ता दिखाता हूँ ट्रांजिशन स्टेट बनाने का। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कहेंगे वाह वाह वाह, शॉर्टकट तो हम सबको वो लगता है अच्छा, ठीक है। तो उन्होंने कहा चलो वहां से चलते हैं, लेकिन वहां से चलने में फायदा क्या हुआ, वहां से फायदा ये हुआ कि एक्टिवेशन एनर्जी जो थी वो कम हो गई थी, तो अब कम एनर्जी से काम चलेगा, जल्दी पहुंच जाएंगे, रेट बढ़ जाएगा। लेकिन कैटलिस्ट के बारे में एक खास बात ये है कि ये उन्हीं रिएक्शन का रेट बढ़ाएगा जो होती हैं, यानी कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती हैं। ये नहीं कि रिएक्शन हो ही नहीं रही है, तुमने कैटलिस्ट ऐड कर दिया बोले हो जा हो जा, भाई वो हो ही नहीं रही है। कैटलिस्ट केवल उसी रिएक्शन के रेट को ऑल्टर कर सकता है जो ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है। अब जो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है उसको कैटलिस्ट इफेक्ट नहीं कर सकता है। तो ध्यान से लिख लेना कि कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट डेल्टा जी, है ना। डेल्टा जी क्या होता है, जो स्पॉन्टेनिटी को बताता है, दैट इज इट डज नॉट अफेक्ट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, है ना। जो रिएक्शन हो ही नहीं रही है तो उनको ये इफेक्ट नहीं कर सकता है। क्या करता है, इट ओनली अफेक्ट्स स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जो खुद ब खुद हो रही है ना, जो हो नहीं रही है तो उनसे इन्हें कोई मतलब नहीं है, ये बात ध्यान रखना। और बहुत काम की चीज है कैटलिस्ट, जरा सा डालो पूरा काम करता है, और खुद रिएक्शन में कंज्यूम भी नहीं होता है। आपका प्रोडक्ट बन गया, कैटलिस्ट आप बाहर निकाल लो, दूसरी रिएक्शन में यूज कर लो। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं, है ना, बहुत ही कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन हाईली स्पेसिफिक होते हैं। एक रिएक्शन के लिए एक ही कैटलिस्ट यूज होगा, कहीं दूसरे में नहीं कर सकते हो। उसी टाइप की रिएक्शन में दोबारा डाल सकते हो। मतलब हाइड्रोजनेशन में क्या यूज होते हैं, निकल पैलेडियम प्लेटिनम, है ना, तो ये हाइड्रोजनेशन में यही यूज होंगे। अब इन्हें तुम कहीं और दूसरी रिएक्शन में नहीं डाल सकते, ठीक, ये बात ध्यान रखना। चलो, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट समझ में आया, वो लिखा है, कहाँ इफेक्ट करता है ये भी देख लो, ग्राफ बना लो। फिर हम आगे बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक पे, जो कि क्या है, जो कि है कोलिजन थ्योरी। चलो चलें आगे, नोट कर लो, रब कर रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कोलिजन थ्योरी। देखो कोलिजन थ्योरी, वो आर्हेनियस वाली थ्योरी ठीक थी, बहुत हद तक मैथमेटिकल प्रूफ भी देती थी, लेकिन वो नहीं बताता था, मैकेनिज्म नहीं बताता था। तो कोलिजन थ्योरी ने ये कहा कि प्रोडक्ट बनेगा तो, लेकिन जरूरी नहीं है केवल एक्टिवेशन एनर्जी से काम चल जाए। अब मान लो दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनमें अच्छे से इंटरेक्शन भी तो होना चाहिए। तो कोलिजन थ्योरी ने ये बोला कि दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तभी प्रोडक्ट बनाएंगे जब वो आपस में कोलाइड करेंगे, ठीक है सर, और ये कोलिजन इफेक्टिव होना चाहिए। तो कोलिजन इफेक्टिव कब होगा, जब दो बातें होंगी, एक तो दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, मतलब ये इस तरीके से पाम से, जैसे इसका इंटरेक्शन, ऐसे नहीं कि एक ऐसे आ रहा है एक ऐसे आ रहा है, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। दूसरी बात, सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए,
जब ये दो बातें होंगी तभी कोलिजन इफेक्टिव होगा और तभी प्रोडक्ट बनेगा। हर कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बन सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि कोलिजन थ्योरी के तहत ये बात होती है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को हम हार्ड स्फीयर्स मान लेते हैं, है ना, गैसेस की तरह, गैसिक्स थ्योरी की तरह कंसीडर करते हैं। हार्ड स्फीयर होंगे तभी तो कोलिजन अच्छा होगा, ठीक है। एंड रिएक्शन इज सेड टू अकर व्हेन मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर, और हम ये कहते हैं कि रिएक्शन तभी हो रही है जब रिएक्शन मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, हार्ड स्फीयर्स हैं वो। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं पर यूनिट वॉल्यूम एक सेकेंड में, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं Z से। कोलिजन फ्रीक्वेंसी को Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। मतलब आपने एक 10 लीटर का रिएक्शन वेसल ले लिया, उसमें से 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 सेकंड में दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कितनी बार आपस में टकराएंगे, वही क्या होगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। एक बार फिर से सुन लो, बहुत बड़ा रिएक्शन वेसल है आपके पास, उसमें से आपने 1 लीटर वॉल्यूम को अलग से ऑब्जर्व किया और देखा कि उसके अंदर जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कितनी बार कोलाइड कर रहे हैं 1 सेकंड में, वही क्या होती है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला, कोलिजन फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं, हम Z से डिनोट करते हैं। यहाँ पे दिख रहा है Z, ठीक है, Z से डिनोट करते हैं, दिख रहा है, चलो ठीक। अब हम एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं आपके सामने, ध्यान से देखना, ठीक है। एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ बाई इसलिए कर रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स हैं तो कोलिजन दिखा सकते हैं। बाई मॉलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री मतलब एक ही स्टेप में हो रही है ना, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं। कंसीडर करी हमने A प्लस B और हमें क्या मिल गया, C मिल गया, ठीक है। तो आर्हेनियस इक्वेशन से आप रेट कांस्टेंट कैसे लिख देते थे, K इज इक्वल्स टू A e की पावर माइनस EA बाय RT, ऐसे लिखते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कोलिजन होना जरूरी है, तो हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी को भी लिख लेते हैं। तो हम लिख देते हैं ZAB, है ना। ZAB का मतलब कितनी बार यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, और ये तो रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे एक नया टर्म ऐड हो गया Z, जो कि क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और मैंने ZAB क्यों लिखा, क्योंकि AB के बीच में कोलिजन बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो ZAB क्या है, ZAB इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स विच आर कोलाइडिंग, दैट आर A and B। आई बात समझ में कि Z क्यों इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे, तो एक Z और इंट्रोड्यूस हो गया कोलिजन थ्योरी के तहत, जो बताता है कि मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हर कोलिजन से प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो उस बात को देखते हैं, इसको नोट कर लो, फिर उस बात को देखते हैं, पॉज करके नोट कर लो। चलो रब कर दूं, देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि not every collisions not every collision leads to क्या, प्रोडक्ट फॉर्मेशन। हर कोलिजन की वजह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। नॉट एवरी कोलिजन लीड्स टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो सर कब होता है, जब आपका कोलिजन इफेक्टिव हो। तो आप कहोगे सर मुझे इफेक्टिव कोलिजन की कंडीशंस बता दो आप, है ना। इफेक्टिव कोलिजन्स की अगर कंडीशन पता लग जाएंगी तो सर मैं बता दूंगा कि प्रोडक्ट बनेगा या नहीं। तो हम क्या पढ़ लेते हैं, हम पढ़ते हैं कि क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं इफेक्टिव कोलिजन्स के लिए, है ना। तो कंडीशन फॉर इफेक्टिव कोलिजन, तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि नॉट एवरी कोलिजन लीड्स टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन। हर कोलिजन की वजह से प्रोडक्ट नहीं बनता है, उस कोलिजन को इफेक्टिव भी होना चाहिए, मतलब कुछ इफेक्ट भी पड़ना चाहिए रिएक्टेंट्स पे, है ना। तो वो क्या क्या कंडीशन है, उसके लिए आपके सामने दो कंडीशन है। देखो पहली कंडीशन क्या है कि वो एनर्जी वाला बैरियर भी क्रॉस करे, ठीक। यहाँ पे उसी एनर्जी बैरियर को हम क्या बोल देते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल देते हैं। और दूसरी बात
कि वो ओरिएंटेशन वाला बैरियर क्रॉस करे, मतलब एक प्रॉपर ओरिएंटेशन हो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का, तभी हम बोलेंगे कि वो कोलिजन इफेक्टिव है। ठीक है, तो ये दो बैरियर क्रॉस करने हैं अगर आपको कोलिजन क्या बनाना है, अगर आपको कोलिजन इफेक्टिव बनाना है। तो एनर्जी बैरियर क्या बात करता है, एनर्जी बैरियर ये बोलता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए ड्यूरिंग कोलिजन, और उसी एनर्जी को यहाँ पे हम बोल देते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना। तो ये कहता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट पोजेस sufficient amount of energy, अमाउंट में टी आएगा, क्या लिखना है ना, sufficient amount of energy, उस एनर्जी को हम क्या बोल देते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना, नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास क्या होना चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसको हम बोल देते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो अगर ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास, तो कोलिजन से कुछ हो सकता है, लेकिन हो सकता है, होगा या नहीं ये कौन बताएगा, ओरिएंटेशन बैरियर। तो ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए, इसको ऐसे समझ लो कि ये मॉलिक्यूल्स थे ऐसे, ठीक है, A2 था, एक B2 था, तो ये ऐसे कोलाइड कर रहे थे, ये ऐसे आ रहा था ये, तो यहाँ पे बताओ कोलिजन इफेक्टिव होगा क्या, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, क्योंकि ये ए का मॉलिक्यूल इसी के संग मिल पा रहा है, ये वाला ये तो इससे हेलो कर ही नहीं पा रहा है, तो दोनों का बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए ना, तभी तो दोनों में नया बॉन्ड फॉर्म होगा, तो ये वाला कोलिजन क्या है, इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल ऐसे कोलाइड कर जाते, देखो ऐसे, तब क्या है, तब तो ये वाला ए भी इसके संग मिल जाता, ये भी इसके संग मिल जाता, तो ये वाला कोलिजन क्या है, इफेक्टिव है, मतलब इनका ओरिएंटेशन ठीक है ना, सब में इंटरेक्शन होना चाहिए, यहाँ केवल एक ए और एक बी में इंटरेक्शन हो रहा था, यहाँ दोनों ए दोनों बी में हो गया, तो हमने कहा ये वाला जो है इसकी ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, लेकिन इसकी ओरिएंटेशन प्रॉपर है। तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते समय इन दोनों बातों का ध्यान रखेंगे, वो प्रोडक्ट बना देंगे। पहली बात क्या, उनके पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। दूसरा, उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ओरिएंटेशन को एक और एग्जाम्पल से समझाया गया है, उससे भी मैं समझा देता हूँ, देखो किस एग्जाम्पल से बताया है उन्होंने, देख लो, देखो उन्होंने एग्जाम्पल लिया है बुक में इसका, एक एल्काइल हैलाइड ले लिया है और इसको OH माइनस आइंस के साथ वो रिएक्ट करवाते हैं, तो प्रोडक्ट क्या बन रहा था, एल्कोहल बन रहा था। अब देखो ये प्रोडक्ट कैसे बना होगा, देखो दो बातें हो सकती हैं, CH3Br मॉलिक्यूल ये होता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल होगा, कार्बन है, तो दो पॉसिबिलिटी है कि OH माइनस आए आगे से, है ना, OH माइनस यहाँ से आए, इस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट बने, देखो ये H लगे हैं, ये H लगे हैं, यहाँ से ऐसे आएगा, कहाँ अटैक करेगा, देखो ब्रोमीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा इधर को, तो यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे डेफिशिएंसी तो पार्शियल पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, कार्बन, ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे ये पूरा SN1 SN2, ठीक। तो जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा उस टाइम क्या हो रहा है, उस टाइम यहीं पे पार्शियल पॉजिटिव बन रहा है और यहीं पे पार्शियल नेगेटिव बन रहा है, और यहीं से कौन आ रहा है, OH माइनस आ रहा है। तो भाई मैं एक ही गेट से दो तगड़े लोगों को पकड़ा कर दूं, यहाँ से कहूँ तुम बाहर जाओ, दूसरे तगड़े से कहूँ तुम अंदर आओ, तो भाई दोनों में क्या होगा, अच्छे से ओरिएंट हो ही नहीं पाएंगे, या तो एक अंदर जा पाएगा बाहर से, या बाहर से अंदर आ पाएगा। लेकिन यहीं क्या होता, एंट्रेंस का गेट अलग होता है, एग्जिट का गेट अलग होता है, ऐसी तो होता है सिनेमा हॉल्स में, है ना, ताकि यही भाई एग्जिट एंट्री, क्योंकि जैसी शो छूटता है दूसरे मूवी वाले अंदर आने लगते हैं, तो फिर ना तो जो देख के जा रहे हैं मूवी वो बाहर जा पाएंगे, ना नए लोग अंदर आ पाएंगे, तो वही हाल यहाँ हो रहा है। OH माइनस आइंस अगर यहीं से आ रहे होंगे तो Br को यहीं से निकलना भी होता है, तो यहाँ से निकलना पॉसिबल ही नहीं है, तो ये वाली ओरिएंटेशन क्या है, ये वाली ओरिएंटेशन इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है, ये वाली ओरिएंटेशन क्या है, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है। आई बात समझ में कि नहीं,
लेकिन अगर यहीं पे ये ऐसे होता कि बैक साइड अटैक होता, है ना, बैक साइड अटैक का मतलब क्या कह रहे हो सर आप? देखो, बैक साइड अटैक का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एच आइंस तो तुम्हारे थे ही ऐसे, है ना, मैं कह रहा था ओ एच बेटा तुम यहाँ से आ जाओ। ओ एच माइनस ने कहा ठीक है पापा आ जाएंगे, और यहाँ कौन था? ये वाला बी आर था। तो ये यहाँ से आ जाएगा, इसका रास्ता अलग है, वो वहां से निकल जाएगा। तो ये वाली क्या है? ये वाली प्रॉपर ओरिएंटेशन है। प्रॉपर ओरिएंटेशन है तो कोलिजन भी इफेक्टिव होगा, और आपके सामने क्या बन जाएगा? आपके सामने प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में या नहीं? देखो ये रिएक्शन कैसे होती है, दिखाऊं तुम्हें? देखो ये रिएक्शन ऐसे होती है, इस तरीके से। ओ एच माइनस आइंस आते हैं, बैक साइड अटैक करते हैं, ये निकल जाता है, तो क्या बनता है? CH3OH, और Br कहीं से कंबाइन हो जाएगा। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन कौन सा था? जहां से भाई अटैकिंग स्पीशीज को भी रास्ता मिल गया, लिविंग ग्रुप को भी। यहाँ अटैकिंग स्पीशीज और लिविंग ग्रुप एक ही तरफ से थे, तो वो उनका मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो ओरिएंटेशन का देखो इतना रोल है ना। तो कोलिजन इफेक्टिव कब होंगे? मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, सुन लो अब। जब सर दो बातें होंगी, पहली, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट एनर्जी हो कोलाइड करते टाइम, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। दूसरी बात, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का क्या हो? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का जो ओरिएंटेशन है वो प्रॉपर हो, है ना, तभी वो कोलिजन इफेक्टिव होगा। आई बात समझ में? इतना नोट कर लो, यही था हमारे पास कोलिजन थ्योरी में। यहाँ से एक फैक्टर इंट्रोड्यूस होता है पी, उसको और लिख लो, देखो, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर। ऊपर लिख दूं, देखो इसको लिख देता हूं मैं, कहाँ लिखूं? एक फैक्टर इंट्रोड्यूस होता है ओरिएंटेशन के बेसिस पे, उसको और लिख लो। देखो वो क्या कहता है? वो कहता है रेट अब जो है उसमें आप पी और जोड़ दोगे, ये तो रहेगा ही रहेगा, और ये भी रहेंगे। तो ये फैक्टर क्या है? पी है। पी स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी फैक्टर, यानी कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास। पी क्या है? यहाँ पे दिख रहा है ना नीचे, हाँ दिख रहा है। पी क्या होता है? पी होता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर, कि कितने चांसेस हैं कि मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन प्रॉपर है कि नहीं। तो ये थी हमारी कोलिजन थ्योरी। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हमारा केमिकल काइनेटिक्स का अध्याय समाप्त होता है। अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। दोनों बातें ध्यान रखना कि एनर्जी बैरियर क्रॉस होना चाहिए, ओरिएंटेशन बैरियर क्रॉस होना चाहिए। ठीक है, नोट नहीं करा रहा हूँ, लिख लेना अपने वर्ड्स में। फॉर इफेक्टिव कोलिजन्स सफिशिएंट एनर्जी दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ऑल्सो द ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल शुड बी प्रॉपर। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी का, पेशेंटली आप लोगों ने इस लेक्चर को देखा, पूरी सीरीज देखी होगी मैं तो होप कर रहा हूँ, है ना। और हमने 7 लेक्चर में अपना काइनेटिक्स खत्म किया है, हर लेक्चर 50 मिनट के अराउंड है, ठीक है। तो एक एक लेक्चर भी रोज लोगे तो एक वीक में हो जाएगा। उसके बाद आप एनसीईआरटी जरूर रीड कर लेना, सारे पॉइंट कवर किए हैं, लेकिन अब जब आप इन लेक्चर्स के बाद चैप्टर रीड करोगे तो सब क्रिस्टल क्लियर होगा, ठीक है। फिर इन टेक्स्ट एग्जाम्पल और एक्सरसाइजेस सारे कर लेना। फिर टाइम बचता है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और पीवाईक्यू, बस इतना करना है और आपका काम हो जाएगा। सिलेबस पूरा करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैं लाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक तक डीएनएफ ब्लॉक शुरू करेंगे, तब तक रिवाइज करो इसे और पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।